7 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट। क्या इस बार मैथ्स पेपर ने स्टूडेंट को सरप्राइज कर दिया? कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे पेपर इजी था और कुछ कह रहे थे कैलकुलेशन ने दिमाग हिला दिया। अगर आप भी थर्ड शिफ्ट में एग्जाम देकर आए हैं तो आज का एनालाइज आपका फाइनल स्कोर क्लियर कर देगा। और अगर आप नेक्स्ट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पन्नालाल बाणिया। आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी 7 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट मैथ्स पेपर। इस वीडियो में सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा बल्कि हर क्वेश्चन का प्रैक्टिकल एग्जाम अप्रोच मिलेगा। मैं बताने वाला हूं कौन से क्वेश्चन इजी थे, कौन से टाइम कंज्यूमिंग थे और सेफ स्कोर कितने बन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर पेपर का एनालाइज। पहला प्रश्न है कि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य है वो 2886 है। तो छूट की राशि बतानी है, यानी आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है 2886 है ना। ये वैल्यू किसकी है? 26% छूट देने के बाद में। नहीं, मानना कि अंकित मूल्य 100 रुपए है, 100 में से 26% की छूट दे दी तो पीछे कितने बचे? यानी ये वैल्यू है आपके 74 की। और हमें क्या याद करना है भाई? हमें याद करनी है छूट। छूट कितनी दी है? 26%। 26 की वैल्यू आपको याद करनी। अब यहां से आप सवाल को सोल्व करोगे तो सबसे पहले आप इसको काटोगे। 2 से कट सकता है ये 2 से कटेगा 1443 और ये कटेगा 37 दूनी 74। अब देखो, अब आप इसको काटोगे तो ये काटोगे तो आप काटोगे तो भाग जाएगा 3 बार। 3 बार जाएगा और 3 बार में होते हैं 111, इसका मतलब 33 बच गया। और 33 के पास में अगर 3 लगे थे 333 हो गया। अब 111 को 3 से गुणा करते हो 333 होता। इसका मतलब 3 बार गुणा किया है तो आपके 111 आया है। इसका मतलब 3 को 3 से गुणा करोगे, नहीं, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? 9। अब यहां से आपने 37 से काटा ना तो 39 बार कटा। अब आप गुणा किससे करोगे? 39 × 26। तो 26 को 40 माइनस 1 कर लो, इसको तो 40 से गुणा कर लो। तो 26 को 40 से गुणा करोगे तो आप क्या आएगा? 26 दूने 52, 52, 52, 104, यानी 1040। अब 1040 में से आप क्या करोगे? क्योंकि आपने 40 बार गुणा किया तो अब एक कम करना पड़ेगा, यानी 26 कम करोगे। 26 कम करोगे तो कितना आएंगे? 1014, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब दूसरा सवाल है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज है 40 रुपए और चक्रवर्ती ब्याज है 44 रुपए, तो मूलधन बताना है। अब देखो, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है। यानी 2 साल का 40 रुपए, तो इसका मतलब पहले साल भी 40 रुपए और दूसरे साल भी 40 रुपए। अब सीआई सीआई है ना, वो पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट के बराबर ही होता है। इसका मतलब पहले साल तो 20 ही है, लेकिन दूसरे साल क्योंकि 2 साल का ब्याज है वो 44 रुपए, इसका मतलब दूसरे साल ब्याज कितना हो गया? 24 रुपए। अब देखो 24 रुपए क्यों हुआ? 24 रुपए इसलिए हुआ कि पहले साल पे आपके 20 रुपए ब्याज के बन गए ना, तो इस ब्याज पे ब्याज लगा है। तो ब्याज पे कितना ब्याज लगा है? यानी 4 रुपए का ब्याज है ना, ये लगा 20 पे, यानी 4 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब 4 का ब्याज 20 पे लगा है इंटू 100। अब देखो 20 पानी है, 100 और 4 पंजे 20%, तो आपको प्रॉफिट कितना, सॉरी दर कितनी है? 20%। अब 20% दर है, आपको याद क्या करना? आपको मूलधन याद करना है। अब मूलधन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन याद करने का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100/दर इंटू समय। तो ब्याज माना कि 1 साल का ब्याज 20 रुपए और इंटू 100, दर कितनी है? दर है आपके 20 इंटू समय कितना है? समय 1 साल, क्यों 1 साल का 20 रुपए ना। अब 20 से 20 कट गया, इसका मतलब मूलधन कितना आ गया? 100 रुपए। तो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? जो आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। हाँ, अब है तीसरा सवाल कि 2 कंटेनरों में क्रम से 765 लीटर और 833 लीटर तरल है। दोनों कंटेनरों के तरल को माप सकने वाले कंटेनर की अधिकतम धारिता बतानी है। अधिकतम का मतलब अधिकतम इसमें ऐसी कौन सा नंबर है जिसमें दोनों से डिवाइड हो सके, दोनों नंबर उस नंबर से डिवाइड हो सके ज्यादा से ज्यादा। इसका मतलब आपको क्या लेना है? एचसीएफ यानी लघुतम, सॉरी एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक लेना है आपको।
अब महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसकी ट्राई करेंगे भाई इनमें से ऑप्शन कैंसिल कौन कौन से हो सकते हैं, पहले तो वो ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले अगर 21 आया, 21 में आपके भाग किन किन का जाना चाहिए, देखो पहली बात तो 3 का जाना चाहिए, 3 का जाना चाहिए और फिर 7 का जाना चाहिए। तो सबसे पहले 3 की ट्राई करते हैं। तो 5 6 और 5 11, 11 7 18, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है। इसमें देखो 8 3 11, 11 और 3 14, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। अगर पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 15 आ रहा है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग जा रहा है और इनमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा और चौथा ऑप्शन। तो पहले 17 से ट्राई करते हैं कि 17 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो देखो 17 चौकू 68, यहाँ से और 17 पाँच 85, बराबर पूरा पूरा 45 बार जा रहा है। अब इसमें ट्राई करते हैं। तो 17 चौकी 68, तो 12 12 3 15, और 15 के पास में हमने 3 लगा दिए तो 153 हो गया। 153 में 17 का भाग जाता है 9 बार। इसका मतलब इसमें भी 17 का भाग जा रहा है, इसमें भी 17 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। क्योंकि अगला नंबर आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जिस संख्या में 17 का भाग जा रहा है उसमें 19 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो, अब अगला नंबर है आपके 4 नंबर सवाल है कि एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारी की औसत आयु, कितने कर्मचारी है 96, उनकी औसत आयु कितनी है 32 यानी 32 साल के। पुरुषों की औसत आयु है वो तो कितनी है। अब देखो, आपको ये सवाल एलिगेशन से होने वाला सवाल है कि भाई आपको फुल औसत यानी पूरे कर्मचारियों का मतलब महिला और पुरुष दोनों में सम्मिलित है, तो उनकी दोनों की औसत आयु कितनी है 32 साल। लेकिन पुरुषों की कितनी है 41 साल और महिलाओं की 25 साल। तो महिलाओं की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले मान लीजिए पूरे कर्मचारी 96। अब सबसे पहले हम रेशियो में इसके रेशियो याद करेंगे, वो एलिगेशन से याद करेंगे। एलिगेशन का मतलब पहले आप लिख लो मेल और फिर फीमेल। अब मेल का रेशियो, मेल का एवरेज कितना है, मेल का एवरेज है 41 और फीमेल का 25, और इन दोनों का मिक्स एवरेज कितना है 32। तो ये यहां लिखेंगे। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 और 1 9 हो गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया 7। यानी आप क्या आपने बांट लिया कि भाई पुरुष अगर 7 है तो महिला 9 है। अब यहां से हमें महिलाओं की संख्या याद करनी है। तो माना कि सवाल वाला कह रहा है कि पूरे टोटल पर्सन कितने 96 है, लेकिन हम कितने बता रहे हैं भाई 7 तो है पुरुष और 9 है महिला, इसका मतलब हम कह रहे हैं 16। तो मतलब संख्या बटा संख्या ये जोड़ा बन गया। अब हमें किसकी संख्या याद करनी, महिलाओं की। तो महिलाओं की संख्या हमने कितनी मान रखी है 9, तो 9 से इंटू कर दो बस। अब 16 पानी 80, 16 छक्के ने 96 और 9 छक्की 54, जो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके बे नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अगला है 5वां सवाल है कि 36 63 372 और 126 का क्या याद करना है आपको, एलसीएम याद करना है। अब एलसीएम याद करना है तो सबसे पहले यहां जमाएंगे, यानी 36 63 372 और 126। अब देखो इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है ये 18 बार, ये आपके 63 2 से डिवाइड नहीं होता, 63 के 63 372 हो गया आपके, 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12 186 बार, और ये हो गया आपके 63 बार। फिर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है ये 9 बार, ये 63 नहीं हो रहा है 186 हो रहा है, 9 3 93 बार, और ये 63 के 63। अब देखो 2 का तो नहीं जा रहा, अब जा रहा इसमें 3 का भाग। तो 3 तिये 9, 21 तिये 63 और 31 तिये 93 और 21 तिये 63। फिर भी 3 का जा रहा है, तो 3 एकम 3 और 7 तिरी 21, और 31 में नहीं जा रहा है, 31 के 31 और 21 में 3 का भाग जा रहा है 7 बार। अब दोगे आप 7 से भाग, तो 1 1 31 के 31 और 1 का 1, अब जाएगा 31 का भाग। तो 1 कोमा 1 कोमा 1 कोमा 1, सारे एक एक आगे। अब आप करोगे मल्टीप्लाई, तो 31 तिये 93 और 7 तिरी 21, 21 दूना 42 दूना 84। अब देखो आप 93 से गुणा करोगे, थोड़े हार्ड लगेंगे, लेकिन आप अगर 100 से गुणा करके फिर 7 से गुणा करके माइनस कर देना। अगर आप इसको 100 से गुणा करोगे तो 8400 मिलेगा। कितना मिलेगा 8400। अब आप 84 को 7 से गुणा करोगे, फिर वही माइनस कर दोगे। अगर 7 से 84 को गुणा करोगे तो 7 चौक कितने हो जाएंगे 28, आंसर की 2, 7 8 56 और 2 कितने हो जाएंगे 58। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये घटा दोगे। अब देखो यहाँ तो आपके 400 है, यहाँ आपके 88, 400 में से 88 जाएंगे भाई 100 मान लो इसको, 100 में से 88 गए तो 12, इसका मतलब
लास्ट में 12 आएगा, 12 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन से ये सवाल सॉल्व हो गया। ये आपके ए नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब छठा सवाल कि एक्स और वाई का मध्यानुपाती आपको जेड दे रखा है, एक्स स्कोर जेड और वाई स्कोर जेड का आपको मध्यानुपाती बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्स और वाई का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए इंटू बी, ए का मान एक्स और बी का मान वाई, और इनका मान आपको जेड दे रखा है। इसका मतलब अगर आप ये रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर लगेगा, यानी एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड स्क्वायर। ये आपके आगे काम आएगा। अब यहां से आपको क्या है, इसका मध्यानुपाती याद करना है। इसका मध्यानुपाती तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू जेड इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड। अब देखो एक्स स्क्वायर है, बाहर निकाल सकते हो, बाहर निकालते ही एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर तो बाहर निकालते ही वाई आ जाएगा। अब देखो जेड और जेड, जेड का भी जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब जेड भी बाहर आ जाएगा। यहां से ये आ गया। अब देखो एक्स इंटू वाई की वैल्यू तो आपने जेड स्कोर निकाली है ना, तो ये यहां से काम में ले लो ना। यहां से आ गई जेड की घात 2 इंटू जेड की घात 1 है, इसका मतलब जेड की घात कितनी आ जाएगी, 3, जो कौन से ऑप्शन में आ रही है आपके, जो हमारे डी नंबर ऑप्शन में आ रही है। तो सवाल बहुत इजी आ रखे हैं, सवालों में कोई हार्डनेस नहीं है। अब देखो सातवां सवाल है कि किसी भिन्न का अंश है वो 10% बढ़ा दो और हर है वो 10% कम कर दो। तो भिन्न है ना वो 11/45 हो जाता है, तो मूल भिन्न बतानी। मूल भिन्न माना कि एक्स वाई है। अब एक्स को आप 10% बढ़ा दो, अगर इसको 10% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 110%। और अगर वाई को 10% कम कर दोगे, क्योंकि हर को 10% कम करना, ये कितना हो जाएगा, यानी 100 माना भाई, पहले 100% थी तो 90 हो गया। और इससे आपको भिन्न क्या मिल रही है, 11/45। अब करते हैं उनको काट दो, तो यहां से आप काटोगे तो आपके सबसे पहले तो ये जीरो से ये जीरो काट दोगे आप। अब देखो 11 से 11 कट रहा है, इसका मतलब यहाँ तो एक बार, और 9 से आप काट दोगे ये 5 बार। यहाँ से एक्स बटे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बटे वाई की वैल्यू आपके 1/5 आ रही, क्योंकि ऊपर तो 1 बचा नीचे 5 बचा, तो 1/5। इसका मतलब एक्चुअल में भिन्न क्या थी, 1/5, जो कौन से ऑप्शन में, बी नंबर ऑप्शन है। अब है आपके आठवां सवाल के किसी मूलधन पर 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज है वो आपको 360 रुपए दे रखा है। ये कितने साल का है, 4 साल का है, 2% की दर है, इसका मतलब 4 साल में ब्याज कितना हो गया, दो दो, दो चौकी 8%। अब 8% की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको मूलधन यानी 100% की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ से जिनसे जो कटते हैं वो काट दो। तो अगर आपने यहाँ से काटा तो ये आपके कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 45 को 100 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे, 4500, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में, इसका मतलब 4500 इस ऑप्शन का राइट आंसर हो गया। अब अगला 9वां सवाल है कि 1200 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 नाशपति खरीदी गई। कितनी नाशपति खरीदी गई, 400, और 1000 के लाभ पर बेची गई। प्रति दर्जन नाशपति का विक्रय मूल्य आपको बताना है। यहां से 400 नाशपति है, कितनी नाशपति खरीदी, 400, 1200 रुपए प्रति सैकड़ा, यानी 100 नाशपतियों के 1200 रुपए लगते हैं। तो 400 नाशपतियों के कितने रुपए लगेंगे, 400 नाशपतियों के 12 चौको 48, यानी 4800 रुपए लगेंगे। और 1000 का ये लाभ कमाना चाह रहा है, इसका मतलब ये वापस कितने रुपए करना चाह रहा है, 5800 रुपए कमाना चाह रहा है, वापस करना चाह रहा है। कितनी नाशपतियों के, 400 नाशपतियों के। 400 का भाग दोगे तो एक नाशपति का विक्रय मूल्य आ जाएगा, लेकिन आपको क्या याद करना है, प्रति दर्जन, यानी 12 नाशपतियों का विक्रय मूल्य याद करना है, 12 से गुणा कर दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो, और यहां से आप काटोगे 3 बार कट जाएगा, और 58 को 3 से गुणा करोगे तो आपके 50 150 और 8 3 24, 150 और 24 कितने हो गए, 174, जो कौन सा ऑप्शन मारा है, ए नंबर ऑप्शन। अब आपके 10वां सवाल, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 996 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 654 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो 496 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी है, और 664 मीटर लंबी क्या है, सुरंग है। तो इन दोनों की जब दूरी निकालोगे तो इन दोनों की वैल्यू आपको ऐड करनी पड़ेगी। इन दोनों को ऐड करोगे तो अगर 4 इसको दे दिए तो 500 हो गए, 500 600 1160, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1160। और इसमें भाग दोगे आप किसका, चाल का। चाल कितनी है, चाल है आपके 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलोगे आप, हम बदलेंगे
मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5 × 5/18 का भाग दोगे, तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से 18 से 18 कट जाएगा और 1160 में 5 का भाग दोगे तो ये आपके 232 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 232, क्योंकि 116 का दोगुना कितना होता है? 132, और पीछे जीरो आ रहा है, इसका मतलब आप हमेशा 5 का जब भाग देते हो ना तो उसका दोगुना करके एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। लेकिन यहाँ तो आपके जीरो आ रहा है ना, जब आप 5 से इसको दुगुना करोगे ना तो 2300 कितने होते हैं? 2320 होते हैं। लेकिन एक संख्या के बाद में पॉइंट, इसका मतलब आपने 232 निकाल लिए, जो कौन सा ऑप्शन मारा आपके? डी नंबर ऑप्शन में। सारे क्वेश्चनों के आपको शॉर्टकट याद होने चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट के माध्यम से आप क्वेश्चनों में आसानी से पहुंच सकते हो। अब है आपके 11वां सवाल कि उस बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या आपको 7 सेमी और ऊंचाई 9.5 सेमी है, और पाई का मान आपको 22/7 उपयोग करना है। अब देखो यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो उस बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। ये बेलन का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला होता है। तो 2 × पाई की वैल्यू सवाल कह रहा है 22/7 काम में लो। आर की वैल्यू यहाँ 7 सेमी दे रखा है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? ऊंचाई है 9.5। इसका मतलब आप लिख सकते हो 19/2। भाई 19/2 लिखो और 9.5 लिखो, ये तो एक ही चीज। अब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, 19 को 22 से गुणा कर दो तो 19 दूने 38। इसका मतलब इकाई के स्थान पे कितना आएगा? 8, जो दो ऑप्शनों में आ रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दो तो गए। अब देखो 19 दूने 38 हासिल की 3, 19 दूने 38 और 3 कितने हो गए? 41। इसका मतलब 418 उत्तर आए, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है आपके? डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ से आप ऑप्शन काट के भी आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी आपके एक शॉर्टकट होता है। क्योंकि जिस हिसाब से आपको सारे मेथड आने चाहिए भाई, ऑप्शन से और बेसिक और ट्रिक वाला, सारे मेथड अगर आपको आते हैं ना तो जो आपके जिस हिसाब का अगर मेथड अप्लाई हो रहा है ना तो उस हिसाब से कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ऑप्शनों से सरल हो जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो यूनिट डिजिट से सोल्व हो जाते हैं, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको पूरा सोल्व करना पड़ता है। एग्जामिनर आपके हर प्रकार का हर लेवल आपका चेक करता है, इसलिए आपको हमेशा हर चीजों से सामना करने के लिए आप उसी प्रकार प्रिपरेशन करो ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आए। अब आपके 12वां सवाल है कि 9 और 49 का आपको मध्यानुपाती बताना, और मध्यानुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यानुपाती याद करने का फॉर्मूला √a × b। ए कितना? 9, बी कितना? √49। अब इनको बाहर निकालोगे, इसको बाहर निकालोगे तो बाहर 3 हो जाएगा, और 49 को बाहर निकालोगे 7 हो जाएगा। 7 तेरी 21, जो कौन सा ऑप्शन मारा है? डी नंबर ऑप्शन में। अब आ गया आपके 13वां सवाल कि मूल्यांकन करना आपको। -9 -60 में -15 का भाग दोगे तो +4 आएगा, +4 को माइनस से गुणा करोगे तो -4 आएगा। अब यहां से 6 दूनी 12, लेकिन माइनस का माइनस प्लस माइनस, यहां से आपको -12 मिला। तीनों ही वैल्यू माइनस की मिली। 12 6 16, 16 में 9 जोड़ोगे तो आपके -25 मिलेगा, जो कौन सा ऑप्शन मारा है? ए नंबर ऑप्शन में। अब है आपके 14 सवाल कि केतन के दो पोते कौन कौन से? एक तो महेश और एक है डेविड। 15 वर्षीय महेश है, ये 15 साल का है, को संपत्ति की से कुछ धनराशि मिलती है, और डेविड है 16 साल का। एक है 15 साल का और एक है 16 साल का, को बाकी धनराशि मिलती है। कुछ तो किसको दे देते हैं? महेश को, और कुछ दे देते हैं डेविड को। लेकिन महेश और डेविड को धनराशि तभी मिलेगी जब वो 22 वर्ष के हो जाएंगे। ये धनराशि है ना, वो डायरेक्ट उनको नहीं दे रहा है। वो क्या करता है? बोलता है कि दोनों ही बच्चे 22 साल के कंप्लीट होंगे। 22 साल का मतलब अगर देखो 16 साल वाला है, उसको कितने साल लग जाएंगे 22 कंप्लीट करने में? ये अगर 22 साल का कंप्लीट होगा तो इसको कितने कितने साल इसके पैसे बैंक में रहेंगे? इसके 6 साल रहेंगे, और 15 वर्ष के लेके 7 साल बैंक में रहेगी। एक के 6 साल, एक के 7 साल। तब धनराशि बैंक में जमा रहेगी, और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवर्ती 10% वार्षिक दर पर ब्याज मिलेगा। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। यदि केतन के पास कुल धनराशि है वो 25,200 रुपए है, तो केतन ने डेविड को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी, ये बतानी है। तो यहां से सबसे पहले आपके एक की वैल्यू तो रहेगी 6 साल बैंक में, एक की रहेगी 7 साल, और यहां से आप क्या करोगे? यहां से आप निकालोगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। भाई एक को 10 रुपए मिलेगा और एक को 10 से अधिक 11 रुपए मिलेगा। अब देखो
यहां से जब आप इस सवाल को सोल्व करोगे तो 10 रुपए किसको मिलेगा, 11 रुपए किसको मिलेगा, वो आप कहां से पता करोगे भाई। देखो मेष से ये कितने साल का है, नहीं केतन, नहीं सॉरी मेष, मेष कितने साल का है, 15 साल का। इसका मतलब इसकी 7 साल धनराशि रहेगी, इसका मतलब इसको क्या मिलेगा, कम, यानी इसको 10 रुपए मिलेगा। और डेविड, डेविड की राशि रहेगी कम टाइम के लिए, इसका मतलब इसका ज्यादा मिलेगी नहीं, इसको मिलेगी 11 रुपए। अब देखो मेष को मिलेगी 10 रुपए, डेविड को मिलेगी 11 रुपए। अब देखो सवाल वाला क्या कह रहा है, सवाल वाला कह रहा है 25,200 रुपए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एक को 10 रुपए मिल रहा है, एक को 11 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब टोटल कितने मिल रहे हैं, 21 रुपए। तो देखो राशि बटा राशि ये बन गया जोड़ा। अब हमें क्या याद करना, हमें करना है कि डेविड को शुरुआत में कितनी धनराशि मिली थी, बैंक में जमा करने से पहले उसने इस 25,200 में से डेविड को कितनी राशि थी। तो देखो डेविड, डेबिट का 11 रुपए, यानी 11 की वैल्यू आपको याद करनी। यहाँ से जब आप वैल्यू याद करोगे तो 21 का इसमें भाग दोगे तो 21 एकम 21, पीछे बचेंगे 4, 2, 21 दूने 42, यहाँ से 1200 आ जाएंगे। और 1200 को 11 से गुणा करोगे तो 13,200 आएगा, जो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 13,200, डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब आपके आ गया 15 नंबर सवाल कि आशीष, किरण और मेष का औसत भार, यानी आशीष, किरण और मेष तीनों का औसत भार है वो 46 किलो है। इसका मतलब तीनों का टोटल वेट कितना हो गया, 46 को 3 से गुणा करना पड़ेगा, 45 को 3 से गुणा करने पे 135, 135 और 3 138 के जी, कितना आ गया 138 के जी। अब देखो आगे किसका दे रखा, आशीष और किरण का, आशीष प्लस किरण है, इन दोनों का वजन आपको दे रखा औसत में 40 किलो, दोनों का कितना हो गया 80 किलो। अब किरण और मेष का, यानी किरण प्लस मेष, इन दोनों का औसत वेट आपको कितना दे रखा है 43 किलो, तो दोनों का कितना हो जाएगा 86 किलो। अब यहां से आप क्या करोगे, आपको निकालना क्या है, किरण का वेट निकालना है बस, इस किरण का वेट कितना आएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहां से आपके पास आशीष और किरण दोनों का वजन तो है, आप इसमें से कम कर लो तो आपको यहां से किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मेष की वैल्यू मिल जाएगी। अब मेष की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर आप इसमें से 80 किलो कम कर दोगे तो मेष की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने 80 किलो यहां से कम किया तो यहां से 58 kg मिला, ये किसका वजन है 58 kg, 58 kg आपके किसका वजन है, मेष का। अब मेष का वजन और किरण और मेष दोनों का वजन तो आपके पास 86 किलो है, और मेष का वजन आपके पास आ गया। अगर 86 में से 58 घटा दूंगा तो पीछे किसका वजन आ जाएगा, पीछे आपके मेष का वजन, सॉरी किसका आ जाएगा, किरण का, और किरण का ही हमें निकालना है। यहाँ से आप 58 माइनस कर लोगे, यहाँ से कितने आ जाएंगे, 16 में से 8 गए तो 6, और यहाँ पर आपके 7, 7 में से 2 गए तो 5, सॉरी 16 में से 8 गए तो 8, और यहाँ बच जाएंगे 2, यानी 28 किलो, जो आपके कौन सा ऑप्शन मारा है, सी नंबर ऑप्शन में। अब आपके 16वां सवाल है जो आपके किसका है, अंक गणित का है, और इसको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे सोल्व किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, ब्रैकेट पहले सोल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, सबसे पहले छोटा, उसके बाद में मंझला, उसके बाद में बड़ा, और फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद में भाग, गुणा, जोड़, बाकी, यानी बागु जोबा। तो ये आप इस हिसाब से आप सोल्व करोगे। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्टक ये सरल करेंगे, तो 4 में से 2 गया तो 2। अब करेंगे मंझला कोष्टक सरल। अब देखो यहाँ से जब आप इसमें भाग दोगे, क्योंकि भाग सोल्व हो जाएगा पहले, तो यहाँ पे भाग 63 में 9 का भाग 7 बार, प्लस 14 में 2 का भाग कितनी बार, 7 बार, और 7 को फिर 2 से गुणा करोगे तो यहाँ भी कितना मिल जाएगा 14, और 14 और 7 कितने हो गए 21। अब ये तो पूरा सोल्व हो गया, इस पूरे का मान है वो कितना आ गया 21, 21 और गुणा करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, 21 में 7 का भाग दोगे तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा, और यहाँ से हमें कितना मिल गया 21, और 21 ये कितने हो गए 63, जो कौन सा ऑप्शन मारा है, डी नंबर ऑप्शन। अब आपके 17वां सवाल है। 17वां सवाल क्या कह रहा है, 17वां सवाल आपसे कह रहा है कि 20,240 में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। भाई 20,240 रुपए में कोई बेचता है ना, तो उसे 8% की हानि होती है। अगर वो 12% का लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को किस कीमत में बेचना पड़ेगा उसको। तो 20,240 रुपए राशि है ना, यह आपके वैल्यू किसकी है, 8% हानि की। अगर मान लीजिए पूरा क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है,
100% में से अगर हानि हो रही है तो 100 में से 8 घटाओगे तो कितने आएंगे? 92। लेकिन अब आपको वैल्यू किसकी याद करनी है? हमें वैल्यू करनी है 12% लाभ की। इसका मतलब 100 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 112। अब जिनसे जो कटते हैं वो काट दो, तो यहाँ से आपके बाण में है ना, ये 23 के पाड़े से कटता है, 23 चौकू बाण में। यहाँ से आप 23 का भाग दोगे इसमें, तो 23 आटी 184, तो 16 2 18, 18 बच गए, और 18 के पास में जीरो उतार दिया, तो फिर 8 बार भाग जाएगा, क्योंकि 23 आटी 184, तो पीछे आ जाएगा जीरो, और ये आपके 4 बार कट जाएगा। अब आप 4 से इसको भी काट सकते हो, कितनी बार? 22, यानी 220 बार। अब आप गुणा किसे कर लोगे? 112 इंटू 220। अब देखो जीरो, अब 22 दूणे 44। अब देखो पीछे 40 किन किन के आ रहा है? देखो एक तो इस ऑप्शन के आ रहा है, एक इसके आ रहा है, इसका मतलब दो ऑप्शन तो गए। अब देखो आपने 22 दूने 44 हासिल की, 4 22 4 26, यानी 640, जो आपके सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको तो आंसर से मतलब है। आपको ऑप्शन मिल गया आंसर वाला तो टिक कर दो और आगे बढ़ो। ये टाइम आपके आगे किसी सवाल में काम में लो। आप सवाल के अंदर पूरा सवाल मत करो, जहां से आपको आंसर मिल जाते हैं वहीं रुक जाओ आप। आपको तो आंसर से मतलब है। पूरा सॉल्व करके आप कौन सा मेडल हासिल करना चाह रहे हो? आप तो एग्जाम हॉल में बैठे और आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। और सवाल वाले इस प्रकार के अगर आपके एग्जामिनर सवाल डालते हैं कि ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार अटेम्प्ट करे, वो भी आपका सारा आईक्यू लेवल चेक करता है। बच्चे का सारा आईक्यू लेवल चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। इसलिए आपको सवाल देख के इसको पूरा सोल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको तो खट से आपको जिस सवाल का आपको आंसर दिखा उस आंसर को टिक करो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप तो एक एग्जाम कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, आपने तुरंत आपका आंसर आया, फटाफट टिक किया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अब आपके आ गया 18वां सवाल कि पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 60% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 60% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 44% की वृद्धि हो? अब देखो बहुत शानदार सवाल है कि एक माना कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल था, पहले कितना था? 100 रुपए लीटर। अब क्या हुआ? 100 रुपए से पेट्रोल के भाव में वृद्धि हो गई, कितनी हो गई? 60%। 60% का मतलब 160 रुपए हो गए। कितने हो गए? 160। पहले 100 रुपए लगता था, अब 160 रुपए लग रहा है। अब क्या कर रहा है? ये बोल रहा है कि इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाए। अब वो पहले 100 रुपए खर्च करना चाह रहा था, अब वो बोल रहा है कि मैं 44% और बढ़ा सकता हूँ। यानी मैं अगर मैं ज्यादा से ज्यादा 144 रुपए खर्च करता, तो अब क्या करेगा? वो बाइक चलानी थोड़ी कम करेगा। बाइक चलानी कम क्यों? कि मान लीजिए भाई वो पहले 100 रुपए का पेट्रोल जलाता था, लेकिन भाव बढ़ने से 160 रुपए हो गया। लेकिन वो कह रहा है मेरे पास तो 144 रुपए, इतने में खर्च कर सकता हूँ। तो अब 144 है तो उसे क्या है? बाइक थोड़ी कम चलानी पड़ेगी, यानी किलोमीटर की कमी करनी पड़ेगी। पहले जितने किलोमीटर चल रहा था उससे कमी करनी पड़ेगी। तो अब ये यहाँ से कमी कितनी कर रहा है? यहाँ से ये 16 की कमी कर रहा है। अब 16 की कमी किस पे? 160 पे, इंटू 100। यहाँ से जिससे कटते हैं उनसे काट दो, 16 से 16 कट गए, यानी 10% की कमी। 10% की कमी करेगा, जो कौन सा ऑप्शन में है? आपके बी नंबर ऑप्शन। अब आपके 19वां सवाल है कि विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है। कितने समय में पार करती है? 25 सेकंड में। यदि दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई यानी दोनों की कितनी होगी? 500 मीटर, और 25 सेकंड में पार करती है, तो यहां से दोनों की स्पीड हमें कितनी मिल जाएगी? हमें दोनों की स्पीड मिल जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 20 मीटर निकालती है। ये हमें क्या मिल गई? स्पीड मिल गई। लेकिन आपको क्या दे रखा है भाई? ये कह रहा है उनमें से एक की चाल है ना, वो कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने का मतलब इसको किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो आप गुणा किससे कर दोगे? आप गुणा करोगे 18/5 से। अब 5 से काटोगे तो ये आपके 4 बार कटेगा, और 18 चौको 72, यानी दोनों ट्रेनों की स्पीड का योग कितना गया? 72, जिसमें से एक की 45 है, दूसरी निकालनी है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? ये आपके दूसरी हो जाएगी 25 और 2 27, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। अब है आपके 20वां सवाल कि ए द्वारा ए को कार्य समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या की दोगुनी है। यदि सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या
बी द्वारा कार्य समाप्त करने वाले लगने वाले दिनों की संख्या क्या दी। इसका मतलब सवाल बहुत बड़ा है, ऊपर से जब तक नीचे सवाल में पहुंचते हैं ना तो ऊपर में क्या है, पूरी खिचड़ी बन जाती है। इसलिए सवाल को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ और इसको सोल्व करते जाओ। यानी ये क्या कह रहा है, ए है ना, ए कितना टाइम लगा रहा है, ए बी सी 3 है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाला समय दिन की संख्या है वो क्या है, ए ए ना काम करता है ना, वो बी को समाप्त करने वाले से दुगुनी है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू एक्स है, दिनों की संख्या, तो इसकी दुगुनी यानी दुगुने दिन लगते हैं, तो इसको कितने लग जाएंगे, 2x। अब देखा आगे ये क्या कह रहा है, आगे आपके कह रहा है सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य को समाप्त करने वाले दिनों की संख्या आदि है। अब बी को x लग रहा है तो इसको मतलब x बटा 2, अगर मैं इसको 2x मान लो तो ये x आ जाएगा भाई, 2x का आधा तो x हो जाएगा, लेकिन यहाँ 4x आ जाएगा, यहाँ आपके 4x आ जाएगा। इस प्रकार आपने जमा लिया। अब देखो यहां से आपको आगे क्या दे रखा, ए कार्य को 12 दिनों में करता है, इसका मतलब 4x की वैल्यू आपको 12 दे दी, 12 डेज। यहां से आप निकाल सकते हो ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अगर 4x की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसका मतलब यहां से 6 दिन आ जाएगा और यहां से 3 दिन आ जाएगा। भाई इसको 3, इसके दुगुने 6 और 6 के दुगुना 12। यहां से ए बी सी तीनों का वर्क टाइम लिख देंगे, तो टाइम ये इसको 6 दिन लगते हैं, इसको 3 दिन लगते हैं। यहां से आप एफिशिएंसी निकालोगे तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क 6 12 6 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब 12 में 12 का भाग एक बार, और 12 में 2 का भाग, सॉरी 12 में 6 का भाग 2 बार, और 12 में 3 का भाग 4 बार। इसका मतलब एफिशिएंसी तीनों की आ गई, ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2 और सी की एफिशिएंसी 4, तीनों की एफिशिएंसी मिल गई। अब ये काम स्टार्ट करते हैं। अब काम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ क्या कह रहा है, यदि बी पहले दिन कार्य करता है, बी पहले दिन काम करता है, ए दूसरे दिन काम करता है और सी तीसरे दिन काम करता है, फिर चौथे दिन वापस बी स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से आपके 3 दिन में काम कितना कंप्लीट होगा, सबसे पहले तो पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन ए और तीसरे दिन सी, तो 3 दिन में काम कंप्लीट कितना होगा, 3 दिन में आपके काम कंप्लीट हो जाएगा 4 2 6 7 यूनिट। हमें काम कितना करवाना, 12 यूनिट। अब देखो 3 दिन में 7 काम हो जाएगा, चौथे दिन काम कितना हो जाएगा भाई, चौथे दिन काम आपके ए, चौथे दिन कौन आएगा, बी, और बी 2 यूनिट काम करेगा, चौथे दिन कितना यूनिट काम हो जाएगा, 9। फिर 5वें दिन कौन आएगा, फिर 5वें दिन आपके ए आएगा, ए कितना काम करेगा, 1 यूनिट, तो काम कितना हो गया, 10। अब काम आपके पास कितना बचा, 2 यूनिट, लेकिन सी कितना यूनिट करता है, 4, इसको मतलब सी को आधा दिन लगेगा ना, तो आपके 5 दिन तो यहां से हो गए और आधा दिन इसको और लग जाएगा, क्योंकि ये काम कितना कर रहा है, 4, लेकिन काम है 2 ही बाकी। इसका मतलब ये आधे दिन में फिनिश कर देगा, इसका मतलब 5.5 दिन लगेंगे, जो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। तो दोस्तों ये था 7 फरवरी 2025 थर्ड शिफ्ट का कंप्लीट मैथ्स एनालाइज। अगर आपका स्कोर एक्सेप्टेड स्कोर से कम आ रहा है तो टेंशन मत लो, इंप्रूवमेंट हमेशा नेक्स्ट अटेम्प्ट में होती है, और अगर स्कोर अच्छा बन रहा है तो कॉन्फिडेंसली बढ़ाओ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो और कमेंट में लिखो थर्ड शिफ्ट में आपका अटेम्प्ट कितना था। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल एग्जाम लेवल कंटेंट, बिना बकवास के, सीधा पॉइंट पर। मिलते हैं नेक्स्ट एनालाइज वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस स्ट्रांग रखो और सिलेक्शन पे फोकस रखो। जय हिंद, जय भारत।